नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। तो साथियों, लास्ट के लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे वह मुगलों के डेक्लाइन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो है उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना देर के हुए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह मॉडर्न हिस्ट्री का मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, लास्ट के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे रीजनल स्टेट्स के बारे में, और 2-3 बातें हमने बताई थी। लेकिन रीजनल स्टेट के बारे में बात करने से पहले यदि 1-2 पॉइंट पर यदि हम लोग बात कर लें तो मेरे ख्याल से वो भी सही होना चाहिए, या फिर आप कहें तो रहने देते हैं। मुझे लगता है कि वह बात कर लेनी चाहिए और वह ज़रूरी भी है। ठीक है, कर लेना चाहिए। हाँ चलो यार, इसको जो है रहने ही देते हैं। बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट के बारे में। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट लिखिएगा, हेडिंग दिख रहा है? हाँ, हेडिंग दीजिएगा इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो लिखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का, क्षेत्रीय शक्तियों का या क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमने आपको बताया था कि मुगलों का जब डिक्लाइन हुआ तो आखिर इतना बड़ा मुगल अंपायर था, तो डिक्लाइन होने के बाद आखिर वो कहाँ जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्टॉर्शन होगा। तो जब डिस्टॉर्ट होगा तो एनर्जी अलग अलग छोटे हिस्सों में बट करके अलग अलग अंपायर के तौर पे इस्टेब्लिश होगी। राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि जब मुगल स्टेट चल रहा था तो वो अचानक से डिक्लाइन हुआ तो समाप्त हो गया। उसके जगह पे कोई ना कोई दूसरा तो आएगा चल करके। यह बात तो बहुत क्लियर है, मैंने आपको कल भी समझाया था। तो वही बात हम लोग आज पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, Another major development that happened in the second half of the 18th century was the formation of new territorial states। हिंदी में लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी की दूसरी जो क्या कह सकते हैं, पहले को अर्ध शताब्दी कहते हैं और दूसरे वाले फेज में, ठीक, दूसरे वाले फेज की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इस समय नए नए छोटे छोटे रीजनल टेरिटोरियल स्टेट्स बने। उसके अलावा लिखिएगा, The weakness of the Mughal Empire enabled these units to assert their autonomy, leading to their independence from the central authority। कह रहा है कि मुगलों की कमजोरी की वजह से, ठीक, मुगलों की कमजोरी की वजह से, मुगलों की कुव्यवस्था की वजह से, अव्यवस्था की वजह से जो है यहाँ पर छोटे छोटे रीजनल स्टेट का क्रिएशन होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 18वीं शताब्दी के भारत की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध में ये सारी घटनाएं घट रही है। 1750 से लेकर के 1800 के बीच की घटना है। ठीक है, आगे लिखिएगा, सीए बेली ने कहा, सीए बेली जो है हिस्टोरियन है, तो उन्होंने कहा है कि दीज टेरिटोरियल यूनिट्स कैन रफली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो सीए बेली जो है एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं। इनका एक आर्टिकल है टाउन्स मैन एंड बाजार इन 20th सेंचुरी। जब आप रिसर्च के फील्ड में आएंगे तब ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो सीए बेली ने यह बताया कि इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स जो हुआ उसको मूल तौर पे हम लोग 3 हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। कौन कौन हिस्से हैं जरा देख लीजिए। पहला को इन्होंने कहा सक्सेसर स्टेट्स। पहला को इन्होंने कहा सक्सेसर स्टेट्स, और इसमें इन्होंने रखा है, लिखिएगा, बंगाल, अवध, बंगाल, अवध और हैदराबाद को, इनको सक्सेसर स्टेट्स के तौर पे रखा है। और दूसरे में रखा इन्होंने वॉरियर स्टेट्स, जो योद्धा थे, लड़ने वाले,
वॉरियर स्टेट्स के तौर पे जो इन्होंने लिखा है तीन को, मराठा, सिख, जाट, लिखिएगा। मराठा को रखा इन्होंने, सिखों को रखा है, जाट को रखा है, उसके अलावा लिखिएगा बंगस पठान को रखा है, दिखना चाहिए, हाँ बंगस पठान को रखा है। ये तिरछा दिखा रहा है क्या? चलो ये आइडिया नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बंगस पठान को। और उसके अलावा जो आप लिखिएगा इसमें सतनामी, इसी में रोहिला भी कर दीजिएगा, और सतनामी, ठीक है। और तीसरे में लिखिएगा, तीसरे नंबर में लिखिएगा इंडिपेंडेंट किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम। इंडिपेंडेंट किंगडम में इन्होंने रखा है राजपूत को और मैसूर को और त्रावणकोर को। त्रावणकोर को आप जानते होंगे, यहाँ पर पहले ब्रेस्ट टैक्स लगता था। जो पिछड़े एवं दलित समाज की महिलाएं थी उनको ब्रेस्ट ढकने का अधिकार नहीं था, यहाँ के राजा ने नहीं दिया था। तो यहाँ तक कहा गया उसको मुल्ला करम, एक टैक्स लगता था। जैसे जैसे ब्रेस्ट का साइज बढ़ता था तो टैक्स भी उनका बढ़ता था। ये इस तरीके की कुप्रथा हमारे देश में चल रही थी। हम लोग इसमें भी बहुत महानता हासिल किए हैं, तो ये भी हमारे यहाँ चल रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो ये तीनों यदि आप लिख लिए हैं, लिख लीजिए अच्छे से। जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी हिंदी कुछ ज़्यादा खास नहीं यार, आप लिख सकते हो, लिखिएगा। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स द सक्सेसर स्टेट सच एज बंगाल, हैदराबाद एंड अवध, विच वर फाउंडेड बाय द गवर्नर्स ऑफ द मुगल प्रोविंसेस। ठीक, यानी कि ये वाला जो है सक्सेसर स्टेट है, यह मुगल काल में जो लोग गवर्नर रहे हैं उन्हीं के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया। और दूसरा वाला जो कैटेगरी है वह विद्रोहियों के द्वारा, क्योंकि वॉरियर स्टेट्स है तो जो जो रिवोल्ट किए हैं, विद्रोह किए हैं, उनके द्वारा दूसरे वाले स्टेट का निर्माण किया गया। और तीसरा वाला वह है जो इंडिपेंडेंट, यानी कि जो मुगलों के अंदर काम तो कर रहे थे लेकिन बाद में वो ऑटोनॉमस हो गए और अपनी ऑटोनॉमी के सहारे जो है इसको इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किया। ठीक, इसमें हम लोग मैसूर में हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे, आंग्ल सिख पढ़ेंगे, यहाँ पर आंग्ल मराठा पढ़ेंगे, बंगाल में सब पढ़ेंगे, मीर जाफर से लेकर मीर कासिम, अवध पढ़ेंगे, सादत खां हैदराबाद पढ़ेंगे। ये सारा हम लोग बंगस पठान से लेकर के जाट और ये रोहिला सब कुछ हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? चलिए लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा सक्सेसर स्टेट में लिखिएगा बंगाल का जो है, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने 1717 में की और अवध की जो है सआदत खां बुरहान उल मुल्क, सआदत खां बुरहान उल मुल्क इन्होंने 1722 में, और हैदराबाद को निजाम उल मुल्क ने ये भी 1724 में। तो यह 1717 में, ये 1722 में और यह 1724 में। यह मुर्शिद कुली खां है, मुर्शिद कुली खान। और ये कौन है? अवध में लिख लीजिएगा सआदत खां। और ये कौन है? हैदराबाद में लिख लीजिएगा निजाम खां, निजाम उल मुल्क। ठीक है, अच्छा इसको हम ये मतलब लिखवाते हैं विस्तार से, तो आप घबराओ नहीं यार, आराम आराम से करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखिएगा नवाब ऑफ बंगाल एंड अवध एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, यानी बंगाल के नवाब अवध, और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम, इन तीनों ने जो है अपने यहाँ एक डायनेस्टिक रूल की स्थापना की और साथ ही साथ हेरिडिटरी सक्सेशन का प्रोविजन लाया। हेरिडिटरी मतलब आनुवांशिक,
है ना, कि वो मर जाएगा तो उसका बेटा होगा, फिर वो मर जाएगा तो उसका बेटा होगा, एक नियम आ गया। लेकिन मुगलों में ऐसा नियम नहीं था। इसलिए आप देखेंगे कि मुगल काल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहां पर वार ऑफ सक्सेशन इतना ज्यादा हुआ है। अब देखो कहीं से शुरू से लेकर के देखो, हुमायूं के बाद से, क्योंकि हुमायूं का तो एक ही बेटा था अकबर, तो वहां पे लड़ाई तो होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ठीक, हालांकि फिर भी बैरम खां से उसकी लड़ाई होती है। लिखिएगा, प्रोविंशियल रूलर जो है यानी प्रांतीय शासक हैं, वह एनुअल पेमेंट भेजा करते थे। ठीक, जिसको नजराना या पेशकश कहते थे। किसको भेजते थे? मुगल एम्परर को। किसको? प्रोविंशियल किंगडम कौन कौन है? तो बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है। तो ये लोग क्या भेजते थे? नजराना या पेशकश। किसको भेजते थे? ऑब्वियसली मुगल को भेजेंगे। मुगल जो मतलब मुगल अंपायर का जो बादशाह रहेगा उसको। आगे लिखिएगा, हाउएवर द रूलर्स हैड द ऑटोनॉमी टू मैनेज देयर ऑन ऑफिसेज ऑफ निजामत एंड दीवानी इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल कंट्रोल। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो है, जो प्रोविंशियल चीफ हैं, जो प्रांतीय सरकार के जो हेड है यहाँ पर, जैसे मान लो बंगाल है तो उसके प्रांत का जो हेड है उसको निजामत और दीवानी दोनों का अधिकार दिया गया था। वह उस चीज को तय कर सकते थे। ठीक है, वह उस चीज को तय कर सकते थे, या उनको पूरा अधिकार मिला हुआ था। तो ये इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लिखिएगा, निजामत और दीवानी का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। निजामत में लिखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं लिखवा देता हूं, लिखिएगा निजामत। हिंदी में भी निजामत कुछ खास नहीं है। लिखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको हेड कौन करते थे? हेडेड बाय मतलब इसको ऑन करना, मुगल सूबादार। हेडेड बाय मुगल सूबादार। इसे निजाम कहते थे। क्या कहते थे? निजाम। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है निजामत में। दूसरी बात, दीवानी में लिखिएगा, दीवानी क्या होता था? डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय एडमिनिस्ट्रेशन। वित्तीय प्रशासन। और इसका हेड कौन? इसका हेड भी क्या होता था? इसके हेड को कहते थे दीवान। और इसका काम क्या था? रिवेन्यू कलेक्ट करना। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और किसी को दिक्कत है तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। मतलब मजाक कर रहे हैं, दिक्कत क्या होगा इसमें? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है तो लिख लीजिए, आगे मिटाते हैं। आगे लिखिएगा इसको यार, जो है अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब पढ़ रहे, सॉरी, रीजनल स्टेट पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे? बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में एक एक करके लिखिए, बंगाल के जितने नवाब हुए। पहली बात लिखिए, बंगाल जो है, बंगाल मुगल अंपायर का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल मुगल अंपायर का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस था, जिसमें वर्तमान का उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश,
और पश्चिम बंगाल शामिल था। बंगाल जो है उस समय का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस है, जिसमें अभी का झारखंड, अभी का उड़ीसा, अभी का बिहार और अभी का पश्चिम बंगाल, ये सभी के सभी उसमें इंक्लूडेड थे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखिएगा, यह एरिया जो है, यह क्षेत्र रिसोर्स के मामले में, यह क्षेत्र जो है रिसोर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा संपन्न था, बहुत ही ज्यादा संपन्न था। ठीक है, अब इसमें जो है आगे लिखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, लिखिएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद नवाबी रिजीम, यानी कि नवाबों का शासनकाल जो है वहां पर शुरू होता है। नवाबी रिजीम जो है शुरू होता है। वहां पे लैंडलॉर्ड्स का पावर बढ़ता है, बैंकर्स का पावर बढ़ता है, मर्चेंट्स का पावर बढ़ता है, और फिर इंडिपेंडेंट रियासत ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, यानी कि फिर से बंगाल जो है फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम एक एक चीज लिखा हुआ होना चाहिए। नोट्स में किसी से भी मांग सकता हूं। आगे लिखिएगा, इन दिस रिगार्ड टू मैन ऑफ एक्सेप्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोवेस, मुर्शिद कुली खां एंड अली वर्दी खां मेड बंगाल वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ एन इंपीरियल इंटरफेरेंस फ्रॉम द अथॉरिटी। कहता है अंत में मुर्शिद कुली खां और अली बर्दी खां, इन दोनों ने मिलकर के, मुर्शिद कुली खां और अली बर्दी खां ने, इन दोनों ने मिलकर के जो है बंगाल को इंडिपेंडेंट किया अथॉरिटी से और बंगाल की स्थापना की। बंगाल एक अलग प्रोविंस के तौर पे स्थापित हुआ, किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खां के द्वारा। अब सबका नाम एक बार जो है मैं टाइमिंग के साथ लिखवा दे रहा हूं और फिर सबके बारे में डिटेल में भी बताता हूं। ठीक है, तो पहले लिख लो, मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 तक। दूसरा सुजाउद्दीन, ये लिखना 1727 से लेकर 1739 तक। तीसरा लिखना सरफराज खान, सत्रह सौ 1939 से लेकर 1740। चौथा लिखना सिरा अली वर्दी खां, 1740 से लेकर 1756 दिख रहा है। आगे लिखना सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला लिखिएगा 1756 से लेकर 1757। इसी के समय प्लासी का वार होता है, आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद लिखिएगा मीर जाफर, मीर जाफर का टाइमिंग है 1757 से लेकर 1760। 7वें नंबर पे लिखिएगा मीर कासिम, 1760 से लेकर 1763। 8वें पे लिखिएगा नज्म उद्दौला, 1765 से 66। और फिर तो पता ही है कि बक्सर की लड़ाई हो गई 1764 में, उसके बाद से फिर तो अंग्रेजों का सब कुछ कब्जा में आ ही गया। ठीक, तो इतना सारा आपको जो है यह एक ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा साथियों,
और पेशेंस के साथ पढ़ना। नेट पास करना है, जेआरएफ करना है तो, नहीं तो आपको लगता होगा कि ज़्यादा कंटेंट है और इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आप सब्सक्रिप्शन ले लिए हो, तब तो फंस गए हो, फिर तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं लिए हो तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, इसमें लिखिएगा पॉइंट वाइज, मैं बोलते चलूंगा, आप लिखिएगा। मुर्शिद कुली खां का टाइमिंग क्या बताए? 1717 से लेकर 1727 तक। लिखिएगा, मुर्शिद कुली खां को बंगाल में दीवान के पद पर अपॉइंट किया गया था औरंगजेब के द्वारा 1700 ईस्वी में। कितना में? 1700 में, ठीक है। और इसे अधिकार दिया गया था कि यह जो है बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर करके वहाँ की व्यवस्था को सुलझा सकता है, वहाँ की व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से संचालित कर सकता है। आगे लिखिएगा, उसके बाद उसे प्रमोट किया गया गवर्नर के तौर पे, या उसे सूबादार भी कहा जाता है 1717 में। तो 1717 में इसे किसने बना दिया? सूबादार फर्रुखसियर ने, ठीक। पहले 1700 में क्या ये बना था? 1700 में इसे बंगाल में औरंगजेब ने बनाया, 1717 में इसे सूबादार बनाया। किसने बनाया? फर्रुखसियर ने। और ये किसने बनाया था? औरंगजेब ने। और ये फर्रुखसियर ने। कोई दिक्कत? आगे लिखना। धीरे धीरे कर करके जो है वह बंगाल में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया और उसे एक ही साथ दीवानी और निजामत दोनों प्रकार का अधिकार दे दिया गया। अभी अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे दीवानी और निजामत, इसलिए आप यहाँ पर मत पूछना। तो दीवानी और निजामत दोनों का अधिकार धीरे धीरे कर करके किसको दे दिया गया? मुर्शिद कुली खां को। लिखिएगा, एट द सेम टाइम मुर्शिद कुली खां इंश्योर्ड द रेगुलर डिस्पैच ऑफ एनुअल सरप्लस इनकम टू द मुगल कोर्ट ऑफ दिल्ली इन द लीव ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंपीरियल इंटरफेरेंस। कहा कि मुर्शिद कुली खां आगे चल करके कहा कि हम जो है एक्स्ट्रा सब कुछ भेजते रहेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स भी भेजेंगे, एक्स्ट्रा पैसे भी डिस्पैच करेंगे और एनुअल जो सरप्लस होगा वो भी मुगल कोर्ट जो दिल्ली में था वहां पे डिस्पैच करेंगे। लेकिन वह कहा कि किसी भी तरीके का इंपीरियल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि वहां की जो अथॉरिटी है, दिल्ली की अथॉरिटी, उसका हस्तक्षेप हमारे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो फिर ठीक है, आगे लिखना। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और वहां पर अपना रिवेन्यू ऑफिस जो है शिफ्ट किया। पहले उसका रिवेन्यू ऑफिस कहाँ में था? बंगाल की राजधानी पहले ढाका थी, क्योंकि बांग्लादेश इसमें इंक्लूडेड था, तो ढाका में थी, ठीक। तो ढाका और कोलकाता दो सेंटर हुआ करता था। अभी भी कोलकाता से ढाका ट्रेन चलती है, मैत्रेयी, मतलब अभी भी वो सेंटर है। देखो बांग्लादेश का सेंटर है ना ढाका, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, तो पहले भी सेंटर था। तो लिखिएगा, रिवेन्यू ऑफिस जो है मुर्शिदाबाद को स्थापित करने के बाद जो है, मतलब मुर्शिदाबाद नामक शहर बसाया और उसके बाद अपना रिवेन्यू ऑफिस जो है वह कहाँ शिफ्ट कर दिया? ढाका से, रिवेन्यू ऑफिस फ्रॉम ढाका, ठीक है, मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दिया। मकसूदाबाद में शिफ्ट कर दिया। कहाँ किया? मकसूदाबाद, लिख लीजिएगा। और मकसूदाबाद को ही साथियों आगे चल करके क्या कहा गया? मुर्शिदाबाद। तो आप कंफ्यूज मत होना, मकसूदाबाद इज कॉल्ड मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद इज कॉल्ड मकसूदाबाद, एंड बोथ वेर फाउंडेड बाय हुम? मुर्शिद कुली खां, ठीक। और उन्होंने अपना रिवेन्यू ऑफिस कहाँ में शिफ्ट किया? तो मुर्शिदाबाद में। कहाँ से शिफ्ट किया? ढाका से किया। कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा। और उसने जो है इजारादार के थ्रू डायरेक्ट पीजेंट लोगों से, रैयत लोगों से, पीजेंट मतलब किसान, रैयत मतलब किसान, से टैक्स लेने की शुरुआत कर दी। आगे लिखिएगा, मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा की सूबेदारी,
1714 में मिली थी, 1714 से, और 1714 में, और 1717 में उसको बंगाल की सूबेदारी मिली। ठीक, अब उड़ीसा भी एक तरीके का प्रोविंस था, लेकिन वो बंगाल का ही पार्ट है, अलग से नहीं था। अलग से तो बहुत 1936 में बना है, ये तो आप लोग सब लोग जान रहे हो। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे लिखो। ही वॉज द ऑटोनॉमस रूलर, ही वॉज द, और मतलब वो आगे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब तो हस्तक्षेप नहीं है, तो ऑटोनॉमस रूल करने की शुरुआत उसने कर दी। तो लिखना कि ही वॉज द ऑटोनॉमस रूलर एंड ही वॉज टेकिंग लोकल डिसीजंस, कलेक्टिंग रिवेन्यू एंड मॉडिफाइंग द मनसब एंड जागीरदारी सिस्टम, साइनिंग ट्रीटीज एंड रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि संधि पे साइन किया और प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उसने मनसब में और जागीरदारी व्यवस्था में भी, और जो स्थानीय तौर पे निर्णय होते थे और जो राजस्व वसूला जाता था उसमें वह हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिएगा। ही वॉज एबल टू सप्रेस और समटाइम्स win the loyalty of newly emerged जमींदार्स, बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। ठीक है, मतलब कि जो नए नए जमींदार आते थे, नए नए बैंकर्स आते थे, उनको यह सप्रेस करता था, नए नए मर्चेंट्स को, क्योंकि इतना पावर तो था ही, सप्रेस कर करके ही रिवेन्यू को जनरेट करता था। ठीक है, आगे लिखेगा। ड्यूरिंग हिज टेन्योर नो मेजर अपराइजिंग ऑफ जमींदार्स और पीजेंट्स हैपेंड एक्सेप्ट बाय सीताराम रे, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सुजात खान एंड नजत खान। इन लोगों ने जो है उसके समय में है जो विरोध किया। किसके समय में? मुर्शिद कुली खां के समय में इतने सारे जमींदारों ने जो है विरोध किया। कौन कौन नाम बताया? सीताराम रे, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद एंड सुजात खान और नजात खान। लिखेगा आफ्टर डिफीटिंग द जमींदार्स, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह किया, तो विद्रोह करने के बाद मुर्शिद कुली खां भी तो चुप बैठेगा नहीं, तो मुर्शिद कुली खां ने जो है इन लोगों को हराया। ठीक, और हराने के बाद क्या किया? हराने के बाद जो है जमींदारी राइट्स जो है उन लोगों का छीन करके मुर्शिद कुली खां ने जो है अपने फेवरेट व्यक्ति राम जीवन को दे दिया। किसको? राम जीवन को। आगे लिखिएगा। ही गेव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। दे फिल्ड द हाईएस्ट सिविल एज वेल एज मिलिट्री पोस्ट। मतलब कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां ने जो है हिंदू और मुसलमानों दोनों को मौका दिया अपने प्रशासन में भाग लेने का, सिविल प्रशासन में भी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी, दोनों में उन्हें पार्टिसिपेट करने का, दोनों में उन्हें भाग लेने का, सेवा देने का भरपूर मौका दिया। कोई दिक्कत? चलो, और बाकी सुजाउद्दीन और सरफराज खान इन सब के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ से सवाल आना नहीं है और कुछ इम्पोर्टेंट वो लोग था भी नहीं। ठीक है, आगे लिखिएगा। अली वर्दी खां पढ़ लेते हैं। बस एक सेकेंड, कितना बड़ा है यार। सुजाउद्दीन ये सब तो अली वर्दी और ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक लिख लीजिए। सुजाउद्दीन, उसके बाद जो है मतलब फैक्ट कुछ कुछ लिखते चलेंगे, उसके बाद अली वर्दी खां के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां के दामाद थे और इनके काल में 1733 में बिहार को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। सुजाउद्दीन के समय में
जो है बिहार को बंगाल के अधीन कर दिया गया। पहले बिहार भी एक प्रोविंस की तरह था, लेकिन बंगाल बड़ा प्रोविंस है, और जब अंग्रेज आएंगे तो पता है बंगाल और बॉम्बे और मद्रास, ये 3 प्रोविंस बन करके आएंगे मूल तौर पे। लिखिएगा, सरफराज खान शुजाउद्दीन का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। 1740 ईस्वी में बिहार का गवर्नर अलीवर्दी खां उसे हटाकर स्वयं बंगाल का शासक बन गया। अगला, अलीवर्दी खां के काल में मराठों को लगातार विरोध होता रहा और 1751 में मराठों को मजबूर करने पर उन्हें कटक प्रदेश समझ रहे हैं ना, कटक का प्रदेश तथा 12 लाख वार्षिक चौथ देकर संधि की। और 1756 में इसकी मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए, अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट है, कई बार पूछा जाता है। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा था कि यदि उन्हें नहीं छेड़ा जाए तो यह वैसी मधुमक्खी है जो शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट करके मार डालेगी। ठीक है, ये सारी बातें। मुर्शिद कुली खां के बारे में हो गया। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के बाद हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? अलीवर्दी खां के बारे में, है ना। अलीवर्दी खां के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखिएगा अलीवर्दी खां, हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, अलीवर्दी खां हेडिंग दे दीजिए। अलीवर्दी खां तो यार पढ़ना ही चाहिए हमें, इसमें तो कम दिया हुआ है लेकिन फिर भी एक में तो है। लिखिएगा, अलीवर्दी खां का टाइमिंग तो आपको पता है, 1740 से लेकर के 1756 तक। 1740 से लेकर 1756 लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा, आफ्टर डिफीटिंग सरफराज खान, अलीवर्दी खां असेंडेड द मसनद ऑफ बंगाल इन 1740। 1740 में जो है सरफराज खां को हराकर अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, और बैठने के साथ ही वह बंगाल और जगत सेठ और अलमचंद और फाइनेंसर और हाजी अहमद, इन सब के साथ मिल करके जो है शासन करने की शुरुआत करते हैं। आगे चल करके अलीवर्दी खां रुस्तम जंग को भी हराता है। रुस्तम जंग कौन है? सरफराज खान का एक रिश्तेदार है, और डिप्यूटी गवर्नर था, नायब सूबेदार था उड़ीसा का, उसे भी हराता है। किसमें? बैटल ऑफ फुलवारी में। और उसके बाद जो है उड़ीसा को अपने कंट्रोल में लाता है 1741 में। उड़ीसा को अपने कंट्रोल में कब लाता है? 1741 में। कौन लाता है? अलीवर्दी खां लाते हैं। आगे लिखिएगा, He also came in the major confrontation with the Marathas in the Battle of Bardhaman led by Janjoji Bhosle, which ended in the favor of Alivardi Khan. And आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके समय में बंगाल जो है वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो गया था। मतलब कहें तो यह पूरी तरीके से इसके समय में बंगाल जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्म ले चुका था, और किसी भी तरीके का मुगलों की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं रहा था। क्योंकि यह जो टाइम चल रहा 1740 से 56, तो मुगल तो बिल्कुल शिथिल पड़ गए हैं, बहुत कमजोर पड़ गए हैं, तो उनका इंटरवेंशन तो डायरेक्ट होना अब तो नामुमकिन है। लिखिएगा, He was successful in checking his opponents, especially the Marathas, by signing a treaty with the Maratha chief Raghunath Rao in 1751. According to this treaty, Odisha was ceded to the Maratha along with an annual chauth worth of 20 लाख, है ना, 20 नहीं 12 लाख, सॉरी। तो लिखिएगा कि वह जो है अपने अपोनेंट मराठा के साथ उन्होंने एक साइन किया, और मराठा चीफ उस समय कौन है? रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव और अलीवर्दी खां के बीच में एक संधि होता है, और वह संधि 1751 में होता है, और यह संधि जो है उड़ीसा में है। और इस संधि के तहत क्या किया गया कि वार्षिक चौथ इन्होंने रखा कि 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ आपको देने होंगे। किनको? मराठों के साथ। आगे लिखिएगा, अलीवर्दी खां जो है 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और यह जो है अपने यंगेस्ट डाउटर सिराजुद्दौला, आफ्टर डिक्लेयरिंग द सन ऑफ हिज यंगेस्ट डाउटर सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि आगे चल करके जो है यह अपने नाती को
नाती को, यंगेस्ट मतलब डाउटर के सन क्या हुआ, नाती ही ना, तो उसको जो है इसके नाती कौन है, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के तौर पे जो है यह घोषित कर करके चले जाते हैं। इसका बेटा नहीं था तो इसीलिए सिराजुद्दौला को ही रखा, ऑब्वियस सी बात है। अब लिखिएगा सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757। से लेकर 57, इसमें लिखिएगा 1756 में तो बना ही, लिखिएगा इन्होंने सिराजुद्दौला को 3 लोगों के सामने लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तो डिप्यूटी गवर्नर ऑफ पूर्णिया शौकत जंग के साथ, ठीक, शौकत जंग के साथ। इसकी लड़ाई किसके किसके साथ हुई, शौकत जंग कौन है, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार का। उसके अलावा सिराजुद्दौला की दूसरी जो लड़ाई लड़नी पड़ी सिराजुद्दौला को, वह लड़नी पड़ी किससे, घसीटी बेगम से। घसीटी बेगम, घसीटी बेगम इसकी कौन है, आंटी है। और तीसरी लड़ाई इसकी जो लड़नी पड़ी वह किससे लड़नी पड़ी, मीर जफर अली खान से, जो कि आर्मी चीफ है। मीर जफर अली खान से जो है इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी इसको, ठीक। तो यह 3 लड़ाइयां इसको लड़नी पड़ी, तब जाकर के जो है किसी तरीके से गद्दी पर बैठा, या फिर यूं कहो कि शासन करने के काबिल हो पाया। आगे लिखिएगा कि उसने जो है शौकत जंग को मार दिया मनिहारी की लड़ाई में, ठीक है। शौकत जंग को मारा मनिहारी की लड़ाई में 1756 में, यह लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शौकत जंग को कहाँ मारा, मनिहारी की लड़ाई में। मनिहारी की लड़ाई में कब मारा, 1756 में, ठीक। और आगे लिखना, उसके बाद जो है मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया किससे, मोहनलाल से, ठीक है। मीर जाफर आर्मी चीफ था तो इसको रिप्लेस कर दिया और इसको किसको बना दिया, मोहनलाल को, मोहनलाल को। और घसीटी बेगम के बारे में लिख लीजिएगा, इसकी जो संपत्ति है वह किसको उठाकर दे दिया, मेहरुनिसा को। ये 3 बातों से है जो ये 3 तरीके से इन लोगों को हराने का काम किया। आगे लिखिएगा, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रही बात। टाइमिंग कितना हो गया, 38 मिनट्स, ओके। इसको तो मतलब इसको नहीं इसको खत्म करते हैं यार, 1 घंटा होगा तो कोई बात नहीं। लिखिएगा, हाँ, he grew apprehensive of the growing strength of British in Bengal. As a result of, he initiated an expedition to curb their influence by attacking British factory at Kasim Bazar, launching the siege of Kolkata and occupied Fort William. अब देखो लिखो, इसने जो है कासिम बाजार में जो अंग्रेजों की फैक्ट्री चल रही थी, उस फैक्ट्री के ऊपर आक्रमण करके कोलकाता को यह सीज कर लेता है। और उस समय सेंटर कौन सा है, सेंटर जो है फोर्ट विलियम है। क्या है सेंटर, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम पर यह आक्रमण करता है 15 जून, लिखते चलिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सारा लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा फैक्ट है यार। अभी मतलब ये फैक्ट वाला सीन अभी चलता रहेगा, आगे जब आएंगे तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा, अभी थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको। आगे लिखिएगा, तो फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम के ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया कोलकाता को सीज करने के लिए 1576 में। आगे लिखिएगा, सिराजुद्दौला जो है आखिरकार जीत भी जाता है और फिर मैनेज कर लेता है कोलकाता को, ठीक। और ब्रिटिशर्स को कहता है कि फुल्टा आइलैंड पे, ठीक,
फुल्टा आइलैंड पे जाने के लिए, और वहां पे जो है ब्रिटिशर्स शेल्टर उनको रहने के लिए जगह देता है कि आप वहां पे रहिए, और फोर्ट विलियम का इलाका यह कब्जा कर लेता है। कहाँ पे? फुल्टा आइलैंड। फुल्टा आइलैंड जो है 20 माइल जो है वह कोलकाता से दक्षिण के इलाके में है। ठीक, मतलब उस समय हुगली रिवर के किनारे, ये तो सबको पता है। ठीक है, और यह जो है यह एक सी आइलैंड था, मतलब समुद्र ही है बंगाल की खाड़ी वाला, तो वो सी आइलैंड था, और वह जो है वह ब्रिटिश नेवी से घिरा हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स ही वहां पे नेवी लोग रहते थे, तो वहीं पे इन लोग को भेज दिया। लेकिन अंततः क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को जो है अंग्रेजों के पावर की उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, तो इसने अंग्रेजों को अंडरस्टिमेट कर लिया था। ठीक, तो अंग्रेजों को अंडरस्टिमेट करेंगे तो भाई तो फिर तो लड़ाई तो होना तय ही थी। तो एक सेकंड, हाँ, तो अंग्रेजों का पावर जो है इन्होंने मतलब अंडरस्टिमेट कर लिया था। तो अंत में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के साथ इनकी जो लड़ाई होती है 23 जून 1757 को, जहां से भारत का इतिहास आप कह सकते हो कि एक तरीके से करवट बदल लेता है। तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की लड़ाई होती है अंग्रेजों से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लासी की लड़ाई कहते हैं। एवरीबॉडी नोज प्लासी की लड़ाई, राइट? ठीक, तो यह एक हिस्टोरिकल वार होता है ब्रिटिश आर्मी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। अब ऑब्वियस सी बात है, इस लड़ाई के बारे में आप लोग जानते होंगे कि लड़ाई होगी तो लड़ाई जीतेगा कौन? तो लड़ाई जीतेगा ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज जीते। एवरीबॉडी नोज यार कि अंग्रेज जीते, इसमें क्या दिक्कत है? तो 23 जून 1757 की बात याद आ गई। कौन जीता? अंग्रेज जीता। किसके किसके बीच लड़ाई हुआ? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। उससे पहले सिराजुद्दौला ने क्या किया था? सिराजुद्दौला ने जो है कासिम बाजार में जो फैक्ट्री चल रही थी उसके ऊपर आक्रमण करके इन लोगों को फुल्टा आइलैंड पे भेज दिया था, जो 20 किलोमीटर जो है कोलकाता से दक्षिण में था और ब्रिटिश नेवी से घिरा हुआ समुद्र का इलाका था। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो अब देखो, यह लड़ाई तो हुआ सिराजुद्दौला को, लेकिन सिराजुद्दौला हारा कैसे? तो सिराजुद्दौला को हराने में जो है मीर जाफर का रोल रहा। और मीर जाफर को आपको पता ही है कि कैसे मीर जाफर आर्मी का चीफ था, तो उसको हटा करके सिराजुद्दौला ने किसको बना दिया था? मोहनलाल को। तो मोहनलाल को जब बना दिया था तब आपको तो पता है कि मोहनलाल को जब बनाइएगा तो फिर मीर जाफर को हटाएंगे, तो मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल करके काम कर रहा था। तो अंग्रेजों के साथ जब वो मिल करके काम कर रहा था, इसीलिए तो इसकी हार हो गई सिराजुद्दौला की। मतलब यहाँ तक क्लियर है? यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब लेकिन लिख लीजिए कि मीर जाफर ने जो है अंग्रेजों की मदद की सिराजुद्दौला के खिलाफ, और मीर जाफर जो है, मीर जाफर के पास भी तो एक आर्मी था, तो उसने सपोर्ट किया किसको? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा ही नहीं, और अंत में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और बैटल ऑफ प्लासी में किसकी जीत हो जाती है? अंग्रेजों की। यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जीत तो होगी, तो जीत होगी तो फिर अंग्रेज इनाम भी देंगे, तो इनाम किसको देंगे? तो इनाम देंगे ऑब्वियस सी बात है किसको? मीर जाफर को, बिकॉज मीर जाफर वॉज हेल्प्ड देम। लिखिए एक पॉइंट और लिखिए, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी भी लिख लीजिए। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वह 20 से 21 जून 1756 की घटना है। ये कहते हैं काल कोठरी हत्याकांड, मतलब काला कोठी ऐसा करके लिखिएगा कि इसके बारे में कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को जो है वह 18/14 के रूम में 18 गुना 14 के रूम में जो है
वह बंद कर दिया था, ठीक है। और बंद कर देने के बाद क्या हुआ कि बंद कर देने के बाद अंत में जो है सुबह मात्र 33 लोग बच पाए। इसमें से मात्र कितने लोग बच पाए? 23 लोग ही जिंदा रह पाए। कासिम बाजार में जो लड़ाई हुआ था तो उसके बाद इसने घेर लिया था और उसको काल कोठरी एक मतलब 18/14 के रूम में कब्जा करके बंद कर दिया। किसको? अंग्रेजों को। 146 को। बचा कितना? 23 में से फिर आगे चल करके जो है मतलब 23 जो है सरवाइव बचा और बाकी जो मर गए थे। लेकिन उसमें जो है एक आदमी जो है वो भाग गया था और उसका नाम था हॉलबेल। यह बच गया, भाग निकला बच करके, ठीक है। तो हॉलबेल ही सारी घटनाओं को बताता है। और कौन बताएगा? लिखिएगा। दिस इंसिडेंट प्रोवाइडेड अ ग्राउंड टू द ब्रिटिशर्स टू चार्ज अगेंस्ट सिराजुद्दौला। कर्नल रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल चार्ल्स वॉटसन लीड द एक्सपेडिशन टू रिकैप्चर कोलकाता। अब देखो यह घटना जो है, इसी घटना से क्षुब्ध होकर अंग्रेजों ने जो है वह काम किया सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को मिला करके मारने का। तो लिखिएगा कि इस घटना के बाद रॉबर्ट क्लाइव, वो कर्नल है, कर्नल मतलब जो आर्मी वाला चीफ वाला सेना है वो, और एडमिरल मतलब कि नेवी का जो चीफ होते हैं उसे एडमिरल कहते हैं। तो कर्नल रॉबर्ट क्लाइव है और एडमिरल है चार्ल्स वाटसन। इन दोनों ने मिलकर के फिर से कोलकाता को रिकैप्चर करने की कोशिश की। पहले तो कैप्चर किया हुआ ही था क्योंकि कासिम बाजार में मार्केट चल रहा था, यह तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे लिखिएगा। मीर जाफर, मीर जाफर मीर जाफर का टाइम लिखिए 1757 से लेकर 1760 तक। इसमें लिखिएगा कि जो है जैसे ही मतलब मीर जाफर से मतलब मिल करके चुनाव कर रहा हूँ मतलब लड़ाई जीतता है सिराजुद्दौला से और मीर जाफर हेल्प करता है, तो मीर जाफर को फिर ये भगा देता है, ठीक, ज्यादा भाव नहीं देता है। लेकिन मीर जाफर को कहा गया जैकल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। लिख लीजिए, मीर जाफर कॉल्ड एज जैकल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जैकल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव लिखिएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली बार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहां पर लागू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लागू करती है। एक तो देखो मीर जाफर से हेल्प लिया, मीर जाफर से हेल्प लेने के बाद इसको गद्दी से थ्रोन कर दिया। जो वादा किया था मतलब जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, ऐसा निभाया नहीं, जैसे आप लोग भी नहीं निभाते हो। क्यों? आगे लिखो। हाउएवर मीर जाफर इंटर्ड इन अ सीक्रेट ट्रीटी विथ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी विच प्रोवोक्ड द ब्रिटिश टू रिप्लेस मीर जाफर विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम इन अक्टूबर 1760। लिखिएगा। लेकिन मीर जाफर जो है आगे चल करके एक गुप्त संधि करता है किसके साथ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसका कहना यह था कि हम जो है ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करेंगे, ठीक। और ब्रिटिशर्स मतलब जो प्रोवोक किया ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करने के लिए कि मीर जाफर को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद जो है उसके दामाद को मीर कासिम को जो है गद्दी पर बैठाएंगे, और यही हुआ भी। तो फिर मीर जाफर को हटा दिया गया, ससुर को हटा दिया गया और फिर ससुर के जो दामाद है मीर कासिम उनको फिर गद्दी पे बैठाया गया। तो लिखिए मीर कासिम, और मीर कासिम लिखना 1760 से 63, अब यही चलता रहेगा। अब देखो मेरी हैंडराइटिंग तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना तो लिख लेता हूं कि आप देख सकते हो। मतलब इतना खराब नहीं है लेकिन ठीक है, उतना अच्छा भी नहीं है आप लोग की तरह। लिखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मीर कासिम, ठीक, नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्लेस्ड मीर कासिम ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल इन अक्टूबर 1760। पहले तो जो है गद्दी पर उसको मीर जाफर को बैठाया था, अब इस बार मीर कासिम को बैठा दिया, ठीक। कब? अक्टूबर 1760 में, पहले उसको 1757 में बैठाया था। लिखिएगा। धीरे धीरे कर करके उसने रियलाइज किया
कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अपने पावर्स को, इंटरेस्ट को जो है कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। किसने? मीर कासिम ने। लिखिएगा आगे, मीर कासिम वाज द सेकेंड एबलेस्ट नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली बर्दी खां। कहा जाता है कि अली बर्दी खां के बाद मीर कासिम ही जो है सबसे ज्यादा योग्य जो है बंगाल का क्या रहा है, बंगाल का गवर्नर। ठीक, आगे लिखिएगा, मीर कासिम ने अपना कैपिटल, मीर कासिम ने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया। मुंगेर कहाँ? मुंगेर बिहार का इलाका जो है, तो मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट किया? मुंगेर। आगे लिखिएगा, मुंगेर जो है कोलकाता से काफी दूर था। ठीक, ये तो पता ही है कि कोलकाता कहाँ, मुंगेर कहाँ, लेकिन उतना भी दूर नहीं था, लेकिन दूर तो था ही। किस लिए किया? ताकि जो है ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन नहीं हो सके और वह अपनी आर्मी को, यानी कि कौन, मीर कासिम अपनी आर्मी को रेज कर सके, बढ़ा सके आगे, मतलब लोगों आर्मी अपना जो है एक डेवलप कर सके। ठीक है, चलो लिखेगा, मीर कासिम जो है चितगांव, बर्धमान और मिदनापुर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक, आगे, मीर कासिम became suspicious of British activities and started acting independent of the British directions. He attacked many of the British settlement in Patna in 1763. आगे चल करके अंग्रेजों को पता चला कि जो है मीर कासिम जो है वह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कई सारे क्रियाकलापों में लिप्त है और पटना में जो ब्रिटिशर्स के सेंटर थे उसके ऊपर 1763 ईस्वी में 1763 में मीर कासिम ने अंग्रेजों के कई सारे अड्डों पर हमला किया। और यह बातें जब अंग्रेजों तक पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है साथियों, विरोध तो होगा ही। ठीक, क्लियर है? चलो आगे लिखिएगा, मीर कासिम रिटेलिएटेड व्हेन इंग्लिश by themselves decided to abolish the customs duties on the local trade in बंगाल। अब जो है लोकल ट्रेड के ऊपर जो मतलब ड्यूटीज बंद कर दिया था फर्रुखशियर ने, मीर कासिम ने जो है मतलब मीर कासिम रिटेलिएटेड व्हेन द इंग्लिश बाय देमसेल्फ डिसाइडेड टू अबॉलिश। हाँ, तो मीर कासिम ने जब अंग्रेजों ने खुद से जो है अबॉलिश करने की कोशिश की कि जो फ्री ट्रेड था, जो टैक्स लग रहा था उसको खत्म करने की, तो यह काम जो है मीर कासिम को डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो मीर कासिम ने उसका विरोध किया। आगे लिखिएगा, नवाब मीर कासिम फोर्ज्ड एन अलायंस विथ नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम एंड मेट विथ द ब्रिटिश फोर्सेज लेड बाय हेक्टर मुनरो इन हिस्टोरिक बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। अब देखो, मीर कासिम का टाइम तो हम लोग देखे ही कब, 1760 से लेकर 1763 तक। लेकिन मीर कासिम जो है आगे चल करके जब देखा अंग्रेजों ने कि यह भी किसी न किसी क्रिया में लिप्त है, तो मीर कासिम जो है अभी ये भी तो अपना जुगाड़ लगाएगा। तो मीर कासिम अवध के नवाब के साथ, जिनका नाम शुजाउद्दौला है, और मुगलों के उस समय राजा हैं शाह आलम द्वितीय, उनके साथ मिलते हैं और लड़ाई इनकी होती है ब्रिटिशर्स के साथ। और ब्रिटिशर्स के इस समय नेता कौन है, मतलब लड़ाई करने वाला हेक्टर मुनरो। उस समय कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और एक एडमिरल करके था चार्ल्स एटसन या वाटसन, ऐसा कुछ, राइट, ऐसा ही कुछ था, हाँ ऐसा ही कुछ था। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है इनकी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो मीर जाफर के समय होगा फिर से वापस, इसके बाद मीर जाफर आएगा। आगे लिखिएगा, मीर कासिम जो है वह मुगल एम्परर शाह आलम को जो है डिफीट करता है। ठीक है, मीर कासिम वाज डिफीटेड एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड वाज फोर्स्ड टू मेक पीस विद द इंग्लिश बाय साइनिंग द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब देखो क्या होता है कि जब यह बात पता चलती है अंग्रेजों को, तो अंग्रेज जो है मीर कासिम को सबसे पहले मार कर पिलपिला देते हैं, तो मीर कासिम तो हार गया। मीर कासिम को हराने के बाद जो है जब उनको पता चलता है कि मुगलों का राजा शाह आलम सेकंड भी इसमें संलिप्त है, तो मुगलों के राजा शाह आलम सेकंड को वो लोग इतना मार मारते हैं, मारने के बाद फोर्स करते हैं। फोर्स किस लिए करते हैं कि यार तुम एक ट्रीटी करो, और वो इलाहाबाद की संधि करते हैं 12 अगस्त 1765 को, लिख लीजिएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 अंग्रेजों और शाह आलम सेकंड के बीच में। कोई दिक्कत? दूसरी बात,
16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है, उसको बोलते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि, और यह रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होती है। ठीक, तो दो संधि हुई, क्लियर है। पहली संधि इलाहाबाद की संधि किसके बीच? शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के बीच। दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में। शुजा-उद-दौला कौन है? अवध के नवाब हैं। कब हुआ? 16 अगस्त 1765 को। और फर्स्ट इलाहाबाद संधि कब हुआ? 12 अगस्त 1765 को। किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो चलो आगे लिख लेते हैं मीर जाफर। बंगाल में थोड़ा सा और बचा हुआ है। मीर जाफर लिखिए एक बार फिर से। अब जब इतना कुछ हो जाता है तो फिर से मीर जाफर को ये लोग जो है लॉन्च करते हैं। ठीक, फिर से वापस आ गया मीर जाफर। यह जो है मीर जाफर रहा है कठपुतली की तरह, कभी कब नचा रहा है, कब नचा रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है। 1763 से 65, इसमें लिखिएगा मीर जाफर को एक बार फिर से बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया और मीर कासिम को गद्दी के पावर से, गद्दी मतलब जो बंगाल की गद्दी थी, बंगाल का पावर था, उससे वह छीन लिया गया। आगे लिखिएगा जैसे ही मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने के अधिकार दे दिए। उसके साथ ही साथ जमींदारी का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेजों को 24 परगना जिलों का, 24 परगना जिले बंगाल में है, 24 परगना एक जिला का नाम है, वहां पे जो है पूरा का पूरा अधिकार दे दिया गया। आगे लिखिएगा He became more and more lenient in granting tributes, gifts, land rights, trade privilege, British companies। देखो कहा, लिखो आराम से, हिंदी में लिखते हैं। मीर जाफर जो है आगे चल करके उसने अंग्रेजों को बहुत सारे तोहफे दिए, लैंड राइट्स, जमीन से रिलेटेड अधिकार दिए, ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित बहुत तरीके का प्रिविलेज दिया कि आप जितना टैक्स कीजिए, फ्री का मतलब सब कुछ। और बंगाल का सूबा में जो है जितना कम से कम हो सकता था वह कंट्रोल कर लिया। मतलब कंट्रोल मतलब क्या? अंग्रेजों का कंट्रोल बढ़ गया और इसका खुद का कंट्रोल घट गया। अब यार दूसरी तीसरी बार गद्दी पे बार बार मतलब फेंक दिया फिर लाया, फेंक दिया फिर लाया, फेंक दिया फिर लाया, तो इतना तो बनता ही है। ठीक, और नवाब जो है अंत में, यह जो नवाब ही था, नवाब के पद पे ही था, तो नवाब अंत में सिर्फ एक और एक खिलौना, सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाता है। आगे लिखिएगा नज्म उद दौला, ये खत्म हो गया। लास्ट बट नॉट लिस्ट, नज्म उद दौला। नज्म उद दौला में लिखिएगा 1765 से 1766, 1765 से लेकर 1766। इसमें पॉइंट लिखिएगा नज्म उद दौला बिकेम द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ मसनद ऑफ बंगाल इन 1765। ही वॉज द सन ऑफ मीर जाफर। नज्म उद दौला को बनाया, यह मीर जाफर का कौन था? मीर जाफर का बेटा था। कौन? नज्म उद दौला मीर जाफर का बेटा था। लिखिएगा 1765 में इसको बंगाल के मसनद पे, गद्दी पे बैठाया गया। लिखिएगा इसने अपने समय काल में पावर और ऑथोरिटी जो है मतलब एक सिंबॉलिक तौर पे रहा, नवाब के सिंबॉलिक तौर पे। और इस समय जो है नवाब का पावर पूरी तरीके से समाप्त हो गया और ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस्ड किया प्रोविजन ऑफ ड्यूअल और डबल गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक, यानी कि इसके समय में जो है नवाब नामक शब्द जो है, नवाब नामक पावर जो है, नवाबी शक्ति का, that were declined completely। कौन? कब? in the period of नज्म उद दौला। and who was नज्म उद दौला? he was the son of मीर जाफर। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और लिखिएगा इन 1765 ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल या डबल गवर्नमेंट रूल इन बंगाल। और 1765 से लेकर 1772 तक जो है बंगाल में द्वैध शासन आप जो पढ़ते हैं वह यहीं से चलता है। तो लिख लीजिएगा ड्यूअल गवर्नमेंट। और यह क्या था यह पूरा पढ़ेंगे अब, अभी नहीं। ड्यूअल गवर्नमेंट लॉन्च किया कब? 1765 में।
और कब तक चलेगा? 1772 में, 72 तक। किसने लॉन्च किया? ब्रिटिशर्स ने। और कब नवाब का पद खत्म हो गया पूरी तरीके से? तो इसके समय में, ठीक है, किस नजमुद्दौला के समय में। नजमुद्दौला कौन है? मीर जाफर के बेटे हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन लिखिएगा। ड्यूअल गवर्नमेंट में जो है ब्रिटिश कंपनी ने जो है वह अपने पास जो है कंट्रोल रखा दीवानी का, ठीक। और नवाब जो है उसको कहा गया कि आप निजामत देखिए। डबल गवर्नमेंट अब चलेगा, ठीक। अपने पास क्या रखा ब्रिटिशर्स? दीवानी। दीवानी ही तो मेन है यार, रिवेन्यू वाला मामला। और जो नवाब बच गए सो कॉल्ड, उनको बोला कि आप नवाबी कीजिए, निजामत यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। इस तरीके से बंगाल में द्वैध शासन लॉन्च होता है 1765 में, जो 1772 तक चलता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आगे लिखिएगा, इन दिस वे ब्रिटिशर्स बिकेम द रूलर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग बंगाल। अब देखो इसमें क्या हुआ कि मेन चीज तो दीवानी पावर अंग्रेजों ने ले लिया और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे दिया नवाब को कि तुम देखते रहो। तो इसमें यह हुआ कि अंग्रेज प्रशासनिक व्यवस्था को बिना देखभाल किए हुए बंगाल के मालिक बन गए। तो बंगाल में द्वैध प्रशासन यहां तक लागू हो गया यहां से, और 1772 तक चलेगा। बंगाल के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अवध के बारे में, ठीक। और ऐसे कर करके सारे रीजनल स्टेट के बारे में खत्म करेंगे, तब जाकर के आपको और चीजें समझ में आएंगी। चलिए, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं और जो लोग कर लिए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने दोस्तों को, जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की या यूपी पीसीएस की, बीपीएससी की, किसी भी यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, यदि उनके सिलेबस में हिस्ट्री पूछा जाता है तब आप उनको इस कोर्स के लिए जरूर सजेस्ट कीजिए। वो इस कोर्स में जुड़े, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो लोग आपके मित्र वगैरह हैं, आप उनको एक बार जरूर सजेस्ट कीजिए कि यूजीसी नेट के लिए तो इससे बेस्ट कोर्स कोई हो नहीं सकता है। मैं ऐसा बेस्ट का दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ेंगे तो उनको जरूर पता चलेगा कि हाँ यार, बाकी यूट्यूब से तो बेहतर है। तो आप, और पैसा भी चूंकि बहुत कम कर दिया गया, 3000 रुपये है, तो 3000 रुपये अफोर्डेबल होता है सभी के लिए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं। और किसी को पर्सनली दिक्कत है तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे पर्सनली दिक्कत है तो मुझे और पैसे कम कर दीजिए। लेकिन ऐसा संभावना कम होता है, मतलब एप्लीकेशन में ऐसा कोई मतलब है ही नहीं रूल वगैरह कि किसी स्पेशल के लिए कम किया जाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने तरफ से कम 2 या 3 कैंडिडेट का एडमिशन करवाइए, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि कुछ भी नहीं करना है। कोर्स परचेज करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, कुसुम नेट क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पर बैच आपको दिखेगा यूजीसी नेट जेआरएफ टारगेट बैच जून 2023, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे कोर्स आएगा, उसमें जाना है बाय नाउ पे, फिर पे नाउ पे जाएंगे, 3078 रुपये आपको पे करने होंगे, फिर आप कोर्स परचेज कर लेंगे। फिर आप सारा वीडियोज आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और उसका नोट्स बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप इतना देर तक हमें झेले। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।